नमस्कार। आज हम छायावाद पर विचार करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। छायावाद का उद्भव कैसे हुआ, छायावाद के क्या अर्थ हैं, उस शब्द का प्रयोग किसने पहले किया और विभिन्न आलोचकों ने किस तरह से इसको परिभाषित करने की कोशिश की। तो इस तरह से हम छायावाद के उद्भव, विकास और उसकी परिभाषाओं को समझेंगे और मोटा मोटी उसके बारे में एक अनुमान, एक परिचय हमें मिल जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मूलतः छायावाद उन साहित्यिक प्रवृत्तियों को कहते हैं जो 1918 से 1936 के बीच में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी प्रसाद वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों की कविताओं में दिखाई पड़ती है। इसमें प्रसाद के झरना को माना जाता है कि उससे छायावाद का उदय होता है 1918 से 36 जो है, और ये साहित्यिक प्रवृत्तियाँ काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं और छायावाद का समय जो है 1918 से 1936 तक माना जाता है। झरना से इसकी शुरुआत मानी जाती है। झरना 18 से पहले की रचना है, लगभग 1915 की। तो किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति का जो जन्म है वो किसी एक खास डेट पर शुरू नहीं हो जाता है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक तारीख के अमुक वर्ष से ये प्रवृत्ति शुरू होगी। कुछ प्रवृत्तियां बननी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप कहीं कहीं पढ़ेंगे कि 1915 से 1925 के बीच में जो इन कवियों की कविताओं में प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं उसे हम छायावाद के अंतर्गत मान सकते हैं। तो काल विभाजन जो है छायावाद का, इसको ज़्यादा कन्फ्यूज ना होते हुए ये समझा जाए कि 1918 से 1936 तक का समय माना जाता है। अब छायावाद के उद्भव के कुछ कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों साहित्य के अंदर छायावादी आंदोलन जो है, साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ और किस तरह से क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जो इससे पहले का युग था कविता का, द्विवेदी युग जो था, या उससे पहले भारतेंदु और फिर रीतिकाल, उन सारी जो साहित्यिक युग हैं उससे कैसे क्यों अलग होने की ज़रूरत इस युग के कवियों ने महसूस की। तो इससे पहले हम आधुनिकता की अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे थे और हम समझ रहे थे कि समाज की जो व्यवस्था है वो बदल रही थी और इस व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोगों की चिंतन प्रणाली भी बदल रही थी और उस चिंतन प्रणाली के बदलने के साथ साहित्य भी बदलता है। ये सीधा सा संबंध है साहित्य और समाज के बीच में कि साहित्य जो है वो समाज की हलचलों को ही विविध रूप में, विविध विधाओं के रूप में प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है। तो एक तो ये कि जो रीतिकालीन जो स्थूल एवं ऐन्द्रिक श्रृंगारिकता थी उसके विरोध में छायावाद आया, और इसके साथ साथ ये भी जोड़ लें कि द्विवेदी युगीन जो इतिवृत्तात्मकता और उपदेश प्रधानता कविता के अंतर्गत हो गई थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद आया। इसको ऐसे भी समझें कि जब कला के क्षेत्र में यथार्थवाद के बाद जो इम्प्रेशनिस्ट आर्ट का जन्म हुआ कि इम्प्रेशन कैसा पड़ता है, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, तो वो इसलिए हुआ कि पहले जो लोग जैसे थे उनकी वैसी तस्वीर उतार दी जाती थी। तो फिर कैमरे का इजाद हो गया। तो कैमरे की खोज के बाद अगर आप जैसे हैं वैसी तस्वीर बना ही दी जाए तो फिर किसी कलाकार का और उसकी कला का क्या महत्व है। तो उसके बाद इम्प्रेशन कैसा पड़ता है, इससे इम्प्रेशनिस्ट आर्ट का जन्म हुआ, जिसको वैन गॉग जैसे बहुत बड़े कलाकार जो हैं जिसके प्रणेता माने जाते हैं, जिसमें ये दिखाया गया कि किसी भी चित्र का प्रभाव क्या पड़ता है, किसी दृश्य का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको केंद्र में रखा गया। तो छायावाद के अंदर भी ये जो इससे पहले की द्विवेदी युगीन की उपदेशात्मकता थी या उपदेश प्रधानता थी, जिसमें ये कहा जाता था कि सिर्फ मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये बात तो बहुत अच्छी है, भली है, पर ये जिस तरह से कही गई ऐसा लग रहा है कि इसको अगर आप गद्य के रूप में भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गद्य की जो उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता थी, इतिवृत्त मतलब जैसा जैसा जो है उसको वैसे कह दिया जाए, तो वो अगर पद्य में आ जाए और सिर्फ उसका ढर्रा जो है वो पद्य का हो तो उससे कविता नहीं बनती है और उससे कविता का जो अर्थ है दूर तक ध्वनित नहीं होता है। जैसे गालिब का ये शेर है कि गालिब ये भूल जिंदगी भर करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।
तो इसमें जो प्रभावात्मकता है, उत्पादकता है, इससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको अगर आसान हिंदी शब्द में कहा जाए, इससे जो इम्प्रेशन पड़ता है वो एक अलग पड़ता है। अगर इस बात को सीधे सीधे गद्य में कहा जाए कि यार अपनी गलती तुम देखा करो, दूसरों की गलती हमेशा ढूंढते रहते हो, तो कविता जो है किसी बात को देर तक आपके जहन में ठहराने का नाम है, कि वो आपके दिल में चली जाती है। कहते हैं कि अगर कोई आवाज़ जो है वो आत्मा से निकलती है, अंदर से निकलती है, तो वो बहुत प्रभाव डालती है दूसरे के मन पर भी, दूसरे के चित्त पर भी। तो रीतिकाल का जो सौंदर्य वर्णन था वो आप लोगों ने पढ़ा है कि वो स्त्रियों की बाह्य बनावट जो है, उन कैसी स्त्री होती हैं, उनका रूप कैसा होता है, रंग कैसा होता है, कमर कैसी होती है सॉरी, वो चलती कैसी हैं, जैसे शेरनी की तरह कमर, मोर की, हंस की तरह चाल, और पता नहीं मतलब किसी और पक्षी की तरह आंखें। अगर आप ये सब कुछ किसी में फिट कर दें तो वो ढंग से कोई एक मुकम्मल जानवर भी नहीं या पक्षी भी नहीं हो पाएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि रीतिकाल में जो बाह्य सौंदर्य का वर्णन और सिर्फ किसी के मनोरंजन के लिए, राजाओं के मनोरंजन के लिए स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन को एक तरह से पेश किया जाता था, और दूसरी तरफ द्विवेदी युगीन इस प्रवृत्ति से तो आज़ाद हो गई कि वो स्त्री को उस रूप में न दिखाए, मगर जो उसका कहने का ढर्रा था वो इतिवृत्तात्मकता था, यानी जो जैसा था उसको बहुत सपाट तरीके से कह दिया जाता था, उसमें उपदेश देने की कोशिश की जाती थी। जबकि माना जाता है कि वही कविता या वही कला जो है वो श्रेष्ठ होती है जिसमें सीधे सीधे उपदेश ना दिया गया हो, बल्कि उसके अंदर प्रच्छन्न भाव से वो उपदेश जो है वो मौजूद रहे, अंतर्धारा की तरह चले। तो एक तो ये कि रीतिकालीन जो श्रृंगारिकता थी और द्विवेदी युगीन जो इतिवृत्तात्मकता और उपदेश प्रधानता थी कविताओं की, उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आगमन हुआ। छायावाद के कवियों को लगा कि नहीं, इस तरीके से हम कविता को आगे नहीं बढ़ा सकते, और इसका कारण था कि उन्होंने देखा था कि भक्ति काल में कैसी कविताएं लिखी जा रही हैं, या विदेशों में कैसी कविताएं लिखी जा रही हैं, बंगाल में कैसी कविताएं लिखी जा रही हैं। तो ये जो वह एक अपनी परंपरा से जुड़ने और एक जो वैश्विक दृष्टिकोण था कवि का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो संपूर्ण विश्व से इन सब चीज़ों को ले रहा था, समझ रहा था, उसे अपनी कविता में लागू करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए दूसरा जो मूल कारण माना जाता है, मुख्य कारण माना जाता है कि विश्व के स्तर पर जिस तरह से स्वाधीनतावादी जो विचार उत्पन्न हो रहे थे, ये जो आंदोलन चल रहे थे, कि जैसे मैंने कहा था कि आधुनिकता की एक बहुत बड़ी विशेषता जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि वो आज़ादी का समर्थक होता है। तो इन जो दुनिया भर में आंदोलन चल रहे थे उसका प्रभाव जो है छायावाद पर पड़ता है। जैसे फ्रांस की क्रांति का असर कभी दुनिया भर के साहित्य पर पड़ा, जिसमें उसने बंधुत्व और की भावना के विकास की बात की। तो ये सारा आंदोलन जो दुनिया भर में चल रहा था, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही थी उपनिवेशवाद के खिलाफ, और उससे जो विचार उत्पन्न हो रहे थे कि मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए या प्रकृति के नज़दीक जाना चाहिए, जो अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म आंदोलन चला, तो उन सब का प्रभाव जो है वो छायावाद पर पड़ा। तीसरा जो कारण है वो ये है कि अंग्रेजी का जो रोमांटिक कविता था और बांग्ला की जो स्वच्छंदतावादी काव्य का जो लिखे जा रहे थे, उसका भावात्मक प्रभाव, मतलब शब्दशः नहीं, जैसी वो कविताएं लिखी जा रही थी उसकी नकल पर नहीं, बल्कि उससे प्रभाव ग्रहण किया गया, उसका जो भाव था उसको ग्रहण करते हुए इन कवियों ने कविताएं लिखी। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है, जो उनकी साथ में आई हुई किताब लिरिकल बैलेड्स थी, उसकी जो भूमिका थी जिसमें स्वच्छंदतावादी आंदोलन से संबंधित विचार व्यक्त किए गए थे, उन सब का प्रभाव जो है वो छायावाद पर पड़ा। और दूसरा, बांग्ला में जिस तरह की कहा जाता है रविंद्रनाथ की कविताओं का, जिसमें वो प्रकृति के रूपों के माध्यम से वो एक अप्रकट सत्ता की बात करते हैं, या अप्रकट सत्ता के माध्यम से भी वो दुनिया की जो समस्याएं हैं उसको सामने रखने की कोशिश करते हैं, कि इन भेदों को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इसका भी असर जो है वो छायावाद पर पड़ा। चौथा जो है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो चेतना उभर रही थी, जो नई चेतना उभर रही थी, और जो सामाजिक रूढ़ियों के बंधन
तोड़ने के आंदोलन चल रहे थे, उससे भी कविता के अंदर के जो बंधन थे, कविता के अंदर की जो रूढ़ियाँ थी, या साहित्य के अंदर के बंधन और साहित्य के अंदर की जो रूढ़ियाँ थी, वो भी टूट रही थी। क्योंकि समाज में जो होगा उसका असर साहित्य पर पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ेगा तो वो साहित्य जो है वो उस समय के लिए और उस समय के बाद के लिए भी उचित नहीं माना जाता है, मतलब प्रभावी नहीं रहता है। कि अगर वो अपने समाज की संवेदनाओं को ही प्रकट ना कर सके, अपने समाज के उस समय चल रहे समस्याओं आंदोलनों को ही अगर ना समझ सके, तो वैसा साहित्य जो है उसे अच्छा नहीं माना जाता है, और वो गैर ज़रूरी हो जाता है आगे जा कर के। वो मतलब ये कहा जाए कि किसी मतलब उसका उस तरह से उस साहित्य को आदर नहीं मिलता है। तो ये एक वजह थी। और फिर उसके बाद भारत की जो सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपराएं थी, उससे भी ये असर जो है बीज रूप में ग्रहण कर रही थी। जैसे भक्ति कालीन जो आंदोलन है और भक्ति कालीन जो साहित्य है, उसका बहुत प्रभाव छायावाद के कवियों पर दिखाई पड़ता है, या बौद्ध साहित्य है, या सूफी दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इसका भी असर जो वेदांत का जो असर है वो निराला की कुछ कविताओं में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से वह अपनी परंपराएं भी जो थी, न सिर्फ बांग्ला से और अंग्रेजी से, बल्कि भारत की जो महान और परंपराएं थी जिनसे कुछ ग्रहण किया जा सकता था, उससे भी छायावाद ने प्रभाव ग्रहण किया। और ये सब कुछ मिला करके छायावाद का उद्भव होता है, और इन सब कारणों को हम छायावाद के उद्भव के मूल में मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छायावाद जहाँ एक ओर मानव मुक्ति का काव्य है, वहीं दूसरी ओर वह व्यक्तिवादी अनुभूतियों, समानतावादी विचारधारा, प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम और राष्ट्रीय भावना को भी समेटकर चलता है। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये सारी विशेषताएं जो हैं छायावाद की इसमें शामिल हो जाती हैं, कि एक तो मानव मुक्ति का काव्य है, और किसी भी साहित्य को मानव मुक्ति का समर्थन करना चाहिए। और मुक्त मानव कौन है? जो रूढ़िवादी विचारों से ग्रस्त नहीं है, जो उदारतावादी विचारों के लोकतंत्र में यकीन करता है, वह मुक्त मानव है। और इस तरह की विचारधारा जो है वो मानव मुक्ति का स्वर लेकर चलती है। इसके अलावा क्या है? व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, मतलब एक व्यक्ति के तौर पर आप क्या अनुभव करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि राम को कैसा लगा, सीता को कैसा लगा, या महान जो भी राजा रहे, राजा दुष्यंत को कैसा लगा, उसके जगह पर एक मानव के तौर पर आपकी क्या अनुभूति है। अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने का साहस जो है, वो स्वच्छंदतावादी आंदोलन जो पश्चिम में चला था, या फिर जो रविंद्रनाथ बांग्ला में कर रहे थे, उससे एक व्यक्तिगत अनुभूतियों को प्रकट करने की वो कोशिश कर रहे थे, उसका प्रभाव जो है वो दिखाई पड़ता है। मानवतावादी विचारधारा की बात है, प्रकृति बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है छायावादी कविताओं का, सौंदर्य है, प्रेम और राष्ट्रीय भावना, ये सारी चीज़ों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि इसको छायावाद है। और छायावाद शब्द का जो प्रयोग है, ये माना जाता है कि 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री शारदा। उसमें एक 4 लेखों की श्रृंखला मुकुटधर पांडे ने लिखी। वो लेख था हिंदी में छायावाद, और उसके बाद उसके बहुत सारे उपहास उड़ाए गए कि ये क्या नाम है, छायावाद क्या है, ये क्या लिखा है मुकुटधर पांडे ने। किसी ने कहा कि छाया मतलब परछाई या किसी चीज़ का अनुकरण, या किसी ने ये कहा कि अस्पष्टता या रहस्यात्मकता जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो, यानी किसी की छाया, किसी का अनुसरण, किसी का अनुवाद, किसी का प्रभाव, यानी मौलिकता का अभाव है। और इसमें रहस्यात्मकता है, यानी स्पष्ट नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको सुनाया कि उचित मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो स्पष्टता है जो द्विवेदी की कविताओं में थी, जो विरोधी इसके कह रहे थे, वो छायावाद में नहीं दिखाई पड़ता है। पर इसके बावजूद, बहुत उपहास उड़ाने के बावजूद, विरोध करने के बावजूद, छायावाद नाम जो है वो स्वीकृत हुआ, और साहित्य में और साहित्य के दूसरे आलोचकों ने, विचारकों ने, कवियों ने, खुद छायावाद के जो रचनाकार थे, जो कवि थे, उन्होंने भी इस नाम को आगे बढ़ाया। और आज हम इसीलिए इस कालखंड को, जो 1918 से 1936 के बीच हिंदी साहित्य के अंतर्गत आया, काव्य आंदोलन का, कविताओं का, उसको हम छायावाद कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, और हम हर विषय पर उनका मत जानना चाहते हैं,
तो बहुत सकारात्मक रूप से वो छायावाद को नहीं देख रहे थे। और उसका एक कारण था कि छायावाद में जो उनको दिखाई पड़ी वो एक था कि भाव प्रकट करने की जगह यानी वस्तु की जगह उसका रूप उनको बहुत मतलब ज़्यादा दिखाई मतलब लगता था। रामचंद्र शुक्ल को ये लगता था कि छायावाद में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस कविता में बहुत रहस्यात्मकता है और ये प्रतीकों के माध्यम से एक ऐसे लोक की बात करती है जो ये लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र है। और इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर यानी लौकिक और अलौकिक प्रेम के का जो क्षेत्र है और कोई विषय नहीं, कि अपनी कविताओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न रूपकों के माध्यम से, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने चित्र भाषावाद कहा और जिसकी उन्होंने बाद में प्रशंसा भी की कि इन कवियों की चाहे जितनी भी इनमें खामियां रही हों, कमजोरियां रही हों, पर इनके जो कविताओं में चित्र बनते हैं यानी जो जिस तरह से उसको प्रकट करते हैं, बिंब बनते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रभावित थे। बावजूद इसके वे मानते थे कि ये बहुत सकारात्मक रूप कोई काव्य आंदोलन नहीं है और इसमें वस्तु पक्ष यानी जो कहा जा रहा है उससे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि इसको कैसे कहा जाए, और इसलिए उन्होंने खूब प्रतीकों का इस्तेमाल किया, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सकारात्मक रूप से छायावाद को देखा और ये कहा कि यह जो है ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और गांधीवाद से प्रभावित एक उन्मुक्त चित्त की कविता है। इस युग के कवियों ने बिल्कुल खुले दिल से अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी संवेदनाओं को कविता के माध्यम से प्रकट किया है। ऐसा जो है इससे पहले भक्ति काल में हुआ था, जहाँ कवि जो है वो अपने दुख की बात करता है, अपने तकलीफ़ों की बात करता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है छायावाद को एक सकारात्मक काव्य आंदोलन के रूप में देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, जब ये सारा विवाद चल रहा था कि छाया का अर्थ क्या है छायावाद में, यानी छायावाद क्या है, सिर्फ अनुकरण है, अनुसरण है, किसी चीज़ का सीधे सीधे अनुवाद है, किसी से प्रभावित होकर लिखा जा रहा है। तो इस बीच जयशंकर प्रसाद ने एक लेख लिखा और उस लेख में ये बात कही कि छायावाद में जो छाया है उसका अर्थ जो है वो मोती के भीतर जो छाया जैसी तरलता, चमक और कांति से लिया जाए। यानी कोई जो मोती होता है, जो चमकता है, उसके अंदर जो छाया होती है उसमें जो तरलता होती है और या उसमें जो प्रकाश होता है, उसकी जो मौलिकता है, यह छायावाद में छाया भी ऐसा ही है। इसको ऐसे समझें, उन्होंने कहा कि अगर इसको भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो ये छाया जो है अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। यानी आप कैसा अनुभव करते हैं और उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करने का मतलब क्या है कि उसको आप प्रकट कैसे करते हैं। क्या आप सीधे सीधे सपाट भाषा में कहते हैं या प्रतीकों के माध्यम से कविता में या रूपकों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। तो इस बात को जयशंकर प्रसाद ने अपनी बात में कहा और छायावाद को स्पष्ट करते हुए कहा, और इसीलिए अनुभूति की मौलिकता पर छायावाद के अंतर्गत बहुत जोर दिया गया। एक बहुत प्रमुख आलोचक कविता के हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनकी किताब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो उस किताब में उन्होंने कहा कि छायावादी काव्य में राष्ट्र जागरण से अधिक समस्त चेतना का जागरण की बात कही गई है। और इस कविता के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि उसको राष्ट्र को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्र को नहीं बल्कि समस्त तरह की चेतना का जागरण और आह्वान है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि राष्ट्र जो है वो कोई एक देश नहीं है बल्कि वो लोगों का समूह होता है। तो अंततः बात वो एक ही कह रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि छायावाद में राष्ट्रीय से अधिक संपूर्ण सांस्कृतिक जागरण प्रधान है। छायावाद की राष्ट्रीयता का आधार राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है। यानी सांस्कृतिक रूप से वह लोगों को जागृत करना चाहती है, और जो राष्ट्र की आज़ादी है वो सांस्कृतिक आज़ादी का ही एक भाग है। सांस्कृतिक रूप से अगर आप आज़ाद होंगे तो न सिर्फ सत्ता एक से दूसरे के पास जाती है, यानी अंग्रेजों से जो भारतीयों के पास सिर्फ सत्ता को ले लेने की बात नहीं है। भारत को आज़ाद करने के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी जागरण करना है, ताकि जाति का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, विभिन्न जो समुदाय जो हैं वो हाशिए पर पड़े हैं, आदिवासी जैसे हैं,
तो ये जो समस्त पूरी जनता है उसके जागरण का सवाल है। ऐसा मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर रामस्वरूप चतुर्वेदी भी यही कहते हैं कि छायावाद की राष्ट्रीयता का आधार जो है वो राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है, और छायावादी काव्य में राष्ट्र जागरण से अधिक समस्त चेतना का जागरण और आह्वान है। इसको नामवर सिंह जो हैं, अब इनकी चर्चा से हम ये बात समाप्त करेंगे कि नामवर सिंह हैं, उनकी किताब छायावाद नाम से ही है, हिंदी साहित्य के एक प्रमुख आलोचक हैं। छायावाद किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको पढ़नी चाहिए। अगर छायावाद पे एक मुकम्मल समझ बनानी है तो बहुत पतली सी एक किताब है नामवर सिंह की, वो किताब अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं कि छायावाद, रामवर सिंह जो है वो शब्दों के फेर में नहीं पड़ती कि छाया का क्या अर्थ है और छायावाद शब्द का क्या अर्थ है, उससे क्या हम मतलब समझ सकते हैं। यानी वो शब्दों की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन नहीं करते। महत्वपूर्ण ये है कि उसका हम क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं और उसका क्या महत्व है, उसको कैसे देखते हैं। जैसे इसलिए उन्होंने कहा कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 1936 के बीच लिखी गई। मतलब आप छायावाद को सीधे सीधे ये समझिए कि वो कविताएं जो 1918 और 1936 से, व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि वो हैं जो 1918 से 36 के बीच में पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी ने लिखा। और उन्होंने आगे इसी संदर्भ में लिखा कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ी से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यानी एक तो छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। राष्ट्र जो जग रहा था उस समय, जो आंदोलन चल रहे थे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनों का प्रभाव आपको छायावाद की कई कविताओं में दिखाई पड़ेगा। जब हम छायावाद की विशेषताओं पर बातचीत करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन सी कविताएं हैं जिसको पढ़ते हुए हमें लगता है कि छायावाद पर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा था और उस प्रभाव से कैसी कविताएं लिखी जा रही थी। तो खैर, तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। यानी अगर गांधी आंदोलन कर रहे हैं तो एक राजनीतिक अभिव्यक्ति है, लेकिन अगर कोई कविता लिख करके उसको अभिव्यक्त कर रहा है तो उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक तरफ पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, यानी वो रूढ़ियाँ जिससे समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है प्लस जिससे साहित्य आगे नहीं बढ़ रहा है। तो पुरानी रूढ़ियाँ वो हैं, सामाजिक भी हैं और साहित्यिक भी हैं। तो ये दोनों तरह की रूढ़ियों से मुक्ति जो है वो छायावाद चाहता है, और दूसरी तरफ वो विदेशी पराधीनता से भी मुक्ति चाहता है, क्योंकि गुलाम देश में आज़ाद साहित्य नहीं लिखा जा सकता। आज़ादी की कामना का साहित्य लिखा जा सकता है, पर जब जनता गुलाम रहेगी तो आप कैसे एक मुक्त मानव की मुक्ति का काव्य रच पाएंगे। पर छायावाद कहने का ये अर्थ है कि मानव मुक्ति का आख्यान रचता है, पर मानव को मुक्त करने के लिए तो वो विदेशी पराधीनता से भी मुक्ति चाहता है। ये चाहत ही जो है वो छायावाद की कविताओं को मानव मुक्ति का काव्य बनाता है। तो आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।